तो अगर आप ये डायग्राम देख रहे होंगे तो डायग्राम देखिएगा, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इंसुलेटिंग, ये जो लिखा हुआ है इंसुलेटिंग सस्पेंशन, इंसुलेटिंग सस्पेंशन, तो ये डायग्राम है। तो इसमें ये देखिएगा, इंसुलेटिंग सस्पेंशन का मतलब क्या है, ये जो सस्पेंडिंग वायर है ना, एक वायर की, और ये जो है इसको इस हॉलो स्फीयर के अंदर लटका रखा है, एक वायर की हेल्प से लटका रखा है इसको, इंसुलेटिंग सस्पेंशन। इंसुलेटिंग का मतलब रबर कोटेड है, उसके ऊपर किसी तरीके का कोई कंडक्शन पॉसिबल नहीं, इंसुलेटिंग सस्पेंशन। और मैंने बोला जो बड़ा स्फीयर है ना, जो खोखला स्फीयर है, उस बड़े स्फीयर पर ये मान लिया कि उस बड़े स्फीयर पर टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू। इसका टोटल चार्ज मैंने मान लिया कैपिटल क्यू। बड़े वाले स्फीयर का रेडियस मैंने मान लिया कैपिटल आर। ऐसे ही जो छोटा वाला स्फीयर है, छोटे वाले स्फीयर पर मैंने चार्ज मान लिया, ये भी प्लस का कैपिटल क्यू है। छोटे वाले चार्ज पर, छोटे वाले स्फीयर का चार्ज मान लिया स्मॉल क्यू, पॉजिटिव का। और इसका जो रेडियस है वो मान लिया हमने स्मॉल आर। ठीक है। अब क्या है, टोटल पोटेंशियल ऑन द आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा। तो हम आउटर स्फीयर की सरफेस पर टोटल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो जरा देखिएगा कैसे निकलेगा। मैं ये कहूंगा कि टोटल पोटेंशियल, ये पेज नंबर 18 पर लिखा हुआ है, आप ये देख लीजिए। पेज नंबर 18 पर टोटल पोटेंशियल ऑफ द आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर मतलब बाहर वाला जो स्फीयर है उसका टोटल पोटेंशियल ये दे रखा है इन्होंने, वी आर इज इक्वल टू, आउटर स्फीयर है ना, तो आउटर स्फीयर के लिए मैंने पोटेंशियल को लिखा कैपिटल वी और सब्सक्रिप्ट में लगा दिया कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर बाहर वाले स्फीयर का रेडियस है, तो इसलिए इसको बाहर वाले को मैंने वी आर बोल दिया के पोटेंशियल एट आउटर स्फीयर। तो एक तो हो गया पोटेंशियल अपने खुद के चार्ज की वजह से, तो वही लिखा हुआ है कि पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओन चार्ज कैपिटल क्यू, एक तो इसके खुद की वजह से, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज क्यू ऑन इनर स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज small q on inner sphere. पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओन चार्ज कैपिटल क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू, तो हम ये कहेंगे कि आउटर सरफेस पर अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो हम ये कहेंगे आउटर सरफेस पर एक तो खुद चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना, और इनर सरफेस पर चार्ज है क्यू, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना। तो हम ये कहेंगे कि जब मैं निकाल ही बाहर वाली सरफेस पर रहा हूँ, तो हम ये कहेंगे कि यहां से लेकर और पोटेंशियल कहाँ निकाला जाता है, किसी भी अगर स्फीयर की बात करेंगे तो उसके सेंटर से और उसके आउटर सरफेस तक की बात करी जाती है। तो अगर सेंटर से और आउटर सरफेस तक की बात करी जाएगी तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा कैपिटल आर। तो पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओन चार्ज ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, पहली चीज तो ये। फिर पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज क्यू ऑन इनर स्फीयर, तो निकालना कहाँ चाहता हूँ मैं चार्ज, मैं पोटेंशियल कहाँ निकाल रहा हूँ, मैं आउटर सरफेस पर निकाल रहा हूँ, बड़े वाले स्फीयर के आउटर सरफेस पर पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। तो पहले तो बाहर वाले चार्ज की वजह से निकाला, तो वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू, और डिस्टेंस कितना है सेंटर से यहाँ तक कैपिटल आर। फिर अब बाहर वाले पोर्शन पर निकाल रहे हैं अंदर इस छोटे चार्ज की वजह से, छोटा चार्ज कहाँ पर है, छोटा चार्ज इस डिस्टेंस पर है, और छोटा चार्ज की वैल्यू क्या है स्मॉल क्यू, तो मैं कहूंगा अब यहाँ पर भी, लेकिन मैं निकाल कर रहा हूँ चार्ज पोटेंशियल, पोटेंशियल तो मैं आउटर सरफेस पर निकाल रहा हूँ ना। तो आउटर यहाँ सेंटर से लेकर, जैसे कि पूरा स्फीयर है अंदर वाला, तो अंदर वाले स्फीयर का चार्ज स्मॉल क्यू है। तो ये जितना भी जो चार्ज होता है ना, चार्ज की बात मैं ये करता हूँ कि चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। चार्ज को ये माना जाता है कि चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। तो जब मैंने पूरे के पूरे बड़े स्फीयर का चार्ज पोटेंशियल निकाला, तो मैंने कहा कि पूरे बड़े स्फीयर का
जो चार्ज है वो उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड होगा, तो सेंटर पर चार्ज हो गया कैपिटल क्यू, सेंटर से आउटर सरफेस तक का डिस्टेंस कितना हो गया कैपिटल आर, तो इसलिए कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर कर दिया। फिर हमने कहा कि अब ये जो चार्ज है क्यू, इसकी वजह से आउटर सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है, तो ये जो चार्ज क्यू है ये छोटे स्फीयर पर है, तो ये भी सारा का सारा सेंटर पर कंसंट्रेटेड होगा, तो सेंटर से आउटर सरफेस तक डिस्टेंस कितना है कैपिटल आर, और निकाल किसकी वजह से रहा हूँ स्मॉल क्यू की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर। बताइए क्लियर है, बताइए जी क्लियर है। सर ये पॉइंट एक और बार बता दो। दोबारा बता रहा हूँ, आप ये देखिए। यस सर। हाँ आकृति आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अभी बहुत देर से तो आवाज ही नहीं आ रही थी तुम्हारी, मैंने कितनी बार पूछा, आवाज ही नहीं आ रही। दोबारा से समझिए कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है, और टोटल पोटेंशियल कहाँ निकाल रहा हूँ मैं, बाहर वाली सरफेस पर निकाल रहा हूँ, आउटर सरफेस पर टोटल पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं कहाँ निकाल रहा हूँ पोटेंशियल, मैं निकाल रहा हूँ यहाँ, मैं आउटर सरफेस पर पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करिए बीच वाले स्फीयर को फिर भूल जाइए, हम ये कहेंगे कि आउटर सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओन चार्ज कैपिटल क्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज क्यू ऑन इनर स्फीयर। तो बाहर वाला जो स्फीयर है उस पूरे स्फीयर पर चार्ज है कैपिटल क्यू, इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से यही आउटर सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, मैं ये कहूंगा कि जो भी चार्ज होता है ना, इट इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ मास। तो जो स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास हो गया उसके सेंटर पर, तो मैंने ये कहा कि जो चार्ज क्यू है ना, इट इज सपोज्ड, ऐसा माना जाता है कि इसके सेंटर पर बैठा हुआ है, सारा का सारा चार्ज यहाँ कंसंट्रेटेड है, तो यहाँ से लेकर और बाहर तक का डिस्टेंस कितना है कैपिटल आर, डिस्टेंस कितना है कैपिटल आर, तो चार्ज सारा यहाँ कंसंट्रेटेड है कैपिटल क्यू, और डिस्टेंस कितना है आउटर सरफेस तक कैपिटल आर, तो कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आता ही है, कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये कौन सा पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओन चार्ज कैपिटल क्यू। ओन चार्ज किसका, ये आउटर वाले स्फीयर का। ये बताइए इतना समझ में आ गया। यस सर, मेरे को बस सर वही वाला लास्ट पॉइंट जो आपने बताया था ना कि स्मॉल क्यू चार्ज से जो हमें बस डिस्टेंस कैपिटल आ गया। उसका भी समझाता हूँ, वो क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज क्यू ऑन इनर स्फीयर। अब अंदर वाले स्फीयर की बात करते हैं, तो अंदर वाले स्फीयर का चार्ज क्यू है स्मॉल क्यू, तो ये सारा का सारा भी इसके सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड होगा, तो ये भी यहाँ पर हो गया स्मॉल क्यू। और पोटेंशियल निकालना क्या है, बिल्कुल आउटर स्फीयर पर पोटेंशियल निकालना है आउटर सरफेस पर, तो यहाँ पर स्मॉल क्यू है चार्ज, और यहाँ से आउटर सरफेस तक डिस्टेंस कितना है कैपिटल आर, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर। बताओ, बताओ समझ गए। यस सर। ठीक है शिवांगी और अनिकेत क्लियर है, ठीक है चले आगे। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ऐसा ही नोट्स में लिखा हुआ है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसके बाद जो आगे की लाइन लिखी हुई है वो जरा पढ़ रहा हूं मैं। As the potential at every point inside a charged sphere is the same as that on its surface, so potential on the inner sphere due to the charge capital Q on outer sphere is, ठीक। अब ये क्या होगा, ये समझिएगा कि अब मुझे ये बताना है पोटेंशियल on the inner sphere, potential on the inner sphere due to charge Q on outer sphere, ये कितना हो जाएगा ये समझिएगा।
ऐसा होता है, जो इसमें लिखा हुआ है ना ये वाली लाइन, इस लाइन में ही इसका सारा का सारा छुपा हुआ है सब कुछ। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है ना यहाँ से, हाँ ये वाली लाइन, एज द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, ये वाली जो लाइन है यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एज द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इनसाइड अ चार्ज्ड स्फीयर इज द सेम एज दैट ऑन इट्स सरफेस। ये जो एक चार्ज स्फीयर होता है, चार्ज स्फीयर के सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है ना, उसके अंदर हर एक पॉइंट पर वही पोटेंशियल होता है, सेम पोटेंशियल होता है। दोबारा बोल रहा हूँ, एज द पोटेंशियल as the potential at every point inside a charged sphere is the same as that on its surface. So potential on the inner sphere due to charge capital Q on outer sphere, ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू की वजह से जो चार्ज है, कैपिटल क्यू जो चार्ज है आउटर स्फीयर पर, उसकी वजह से इनर स्फीयर पर जो हमारा पोटेंशियल होगा वो सेम होगा जो इसकी सरफेस पर है। और सरफेस पर बेटा कितना था, ये वाला था, है ना, पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओन चार्ज। तो जो सरफेस पर था, बड़े चार्ज की वजह से, कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से सरफेस पर पोटेंशियल कितना था, तो उसके अंदर वाली हर जगह पर भी इसकी वजह से पोटेंशियल उतना ही होगा। तो उसको मैंने बोल दिया V1। V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो जैसे पहले मैंने पोटेंशियल निकाला ना, पहले तो मैंने पोटेंशियल निकाला आउटर सरफेस पर, अब मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ इनर सरफेस पर। तो आउटर सरफेस पर जो पोटेंशियल निकाला वो पहले निकाला कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से, फिर निकाला स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से। अब इनर स्फीयर पर निकालूंगा पोटेंशियल, पहले निकालूंगा कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से, जो कि सेम है। क्यों? क्योंकि जो आउटर स्फीयर पर पोटेंशियल होता है, अंदर के हर एक पॉइंट पर हर जगह वही होता है सेम पोटेंशियल। तो ये हो गया कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से V1 is equal to this। फिर उसके बाद है potential on the inner sphere due to its own charge, potential on the inner sphere due to its own charge, अपने खुद के चार्ज की वजह से जो इनर स्फीयर है, उस इनर स्फीयर पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा। अब आप बाहर वाला भूल जाओ, अंदर वाले स्फीयर की वजह से ही अपनी ही सरफेस पर कितना चार्ज होगा। हमने बोला छोटे स्फीयर का चार्ज है स्मॉल क्यू, सारा का सारा कंसंट्रेटेड है सेंटर पर, ठीक है। और छोटे स्फीयर का जो आउटर सरफेस है वो क्या हो जाएगा, कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर की दूरी पर। तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास V2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, चार्ज कितना है स्मॉल क्यू और डिस्टेंस कितना है स्मॉल आर, तो स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर। इक्वेशन नंबर 3। बताइए सबको क्लियर है अभी? सभी को क्लियर यस है ना? अब इसमें क्या है कि अब मैं निकालूंगा टोटल पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। टोटल पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर क्या हो गया, V1 प्लस V2। इसको V स्मॉल आर बोल दीजिए, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q अपॉन स्मॉल r। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि मैंने अंदर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल कितना है वो ये निकाल लिया, बाहर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल कितना है वो मैंने ये निकाल लिया। अगर दोनों पोटेंशियल्स का मैं डिफरेंस ले लूं तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं, ये बता दो। दोनों का मैंने आउटर स्फीयर पर पोटेंशियल निकाल लिया, वो ये है कैपिटल वी आर। मैंने इनर स्फीयर पर पोटेंशियल निकाल लिया, वो है स्मॉल वी आर। अगर दोनों का डिफरेंस ले लूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बताइए। यस सर।
ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से पहले ये पता होना चाहिए कि हायर पोटेंशियल पर कौन है और लोअर पोटेंशियल पर कौन है। तो खुद देखिएगा, खुद देखिए कि अगर मैं कैपिटल वी आर की बात करूं तो कैपिटल वी आर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर आ रहा है, और इनर स्फीयर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो ये दो टर्म्स तो सेम आ रही है दोनों में, ठीक। तो इन दो टर्म्स का तो कंपैरिजन नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये वाली टर्म बड़ी है या ये वाली टर्म बड़ी है, दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है। अगर इन दोनों में से जो टर्म बड़ी होगी ओवरऑल पोटेंशियल वही बड़ा हो जाएगा। आप समझिए, कैपिटल वी आर तो ये है और स्मॉल वी आर ये है, तो कैपिटल वी आर में भी ये वाली टर्म आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, और स्मॉल कैपिटल और ये क्या है आपका कैपिटल वी स्मॉल आर। इसमें इसमें भी हमारे पास ये टर्म आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो इसका और इसका तो कंपैरिजन ही छोड़ दो, ये दोनों तो सेम हो गए। अब अगर ये बड़ा है तो ओवरऑल ये टर्म बड़ी होगी, और अगर ये बड़ा है तो ओवरऑल ये टर्म बड़ी होगी। तो आगे देखिए कि अब मैं इसको और इसको अगर कंपेयर करूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी, लेकिन यहाँ है स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल क्यू जो चार्ज है उसको एक छोटी टर्म से डिवाइड करा जा रहा है। यहाँ है स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर, कैपिटल आर मतलब बड़ा डिस्टेंस है, कैपिटल आर बड़ा डिस्टेंस है, तो इसको बड़े टर्म से डिवाइड करा जा रहा है। तो आप खुद बताइए दोनों में बड़ा क्या होगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में बड़ी टर्म कौन सी होगी। सर वी स्मॉल आर। हाँ, रीजन क्या कि उसमें डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है ओवरऑल वो टर्म बड़ी होगी। ये समझ में आ गया, तो आगे बढ़ूं मैं, समझ यस गए सर। शिवांगी और अनिकेत, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि क्लियरली स्मॉल वी आर is greater than capital VR. Therefore, potential difference कैपिटल V, ये बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q अपॉन स्मॉल r माइनस कैपिटल VR 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q अपॉन कैपिटल R is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q अपॉन स्मॉल r माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q अपॉन कैपिटल R। तो इस टर्म से तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, और यहाँ इन दोनों टर्म्स में स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन कैपिटल R, 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना आप लोगों को, नोट्स में दे रखा है, ठीक। अब इसके बाद यस सर। हाँ जी, इसके बाद अब आप ये देखिएगा कि लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है पेज नंबर 19 पर, ये जो लास्ट में लिखी हुई है ये वाली, कि नाउ इफ द टू स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो दो स्फीयर्स हैं अगर इसको किसी कंडक्टिंग वायर से, मतलब जो वायर जिसमें करंट फ्लो हो सकता हो, कंडक्टिंग वायर से अगर कनेक्ट कर दिया जाता, अगर कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जो चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। अब यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि हायर पोटेंशियल में कौन सा है, छोटे वाला स्फीयर, और लोअर पोटेंशियल पर कौन सा है, ये बड़े वाला होलो स्फीयर।
तो कुछ भी हो, हमारा जो चार्ज है वो चार्ज छोटे स्फीयर से बड़े स्फीयर की तरफ फ्लो करेगा। ये समझ में आ गया? क्योंकि जो छोटा स्फीयर है हायर पोटेंशियल पर, और बड़ा स्फीयर है लोअर पोटेंशियल पर। छोटा स्फीयर हायर पोटेंशियल मतलब वी आर इज ग्रेटर देन कैपिटल वी आर, ठीक है? तो चार्ज हमेशा छोटे स्फीयर से बड़े स्फीयर की तरफ फ्लो करेगा। जो भी चार्ज होता है वो बड़े पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन, ये जो आपको टॉपिक कराया गया है, ये इस वजह से कराया गया है, कलेक्टिंग एक्शन ऑफ अ हॉलो स्फीयर का मतलब क्या है कि जो हॉलो स्फीयर है ना बड़े वाला, वो हमेशा चार्ज को कलेक्ट ही करेगा। उसका एक्शन हमेशा चार्ज कलेक्ट करने का होगा। और वो चार्ज कलेक्ट क्यों करेगा? क्योंकि जो छोटा स्फीयर है वो हायर पोटेंशियल पर है, और जो बड़ा पोटेंशियल है वो लोअर पोटेंशियल पर है। तो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल वाली आइटम से लोअर पोटेंशियल वाले आइटम की तरफ फ्लो करता है। तो छोटे से बड़े की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ भी फ्लो करेगा, हायर से लोअर जाता है बस। ये समझ लीजिए। ये समझ में आ गया? यस सर। ये Yes, चीज sir. सभी को क्लियर है ना? चलिए जी, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराते हैं जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 3 जो है आपका। अच्छा, 2012 में, आज तो 2020 चल रहा है, 2012 में आप लोग कौन सी क्लास में थे? 4th क्लास में? क्यों भाई? नहीं सर, हाँ सर 4th में थे। 4th में हाँ ही थे ना सर, भाई? आज 4th में 12th में थे। हो, आज 12th में वाले चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या उसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। the physics of charges is the physics of charges at rest is called electrostatics or static electricity. फिर सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड जो डेफिनेशन है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेशन ना समझ में आया तो प्लीज पूछ लेना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में होते हैं, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में होते हैं, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, सर, हाँ जी, सर पिछले वाली डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दीजिए। दोबारा बताता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा होता है कि करंट का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने 10th क्लास में एक मैथ्स में आप क्वेश्चन किया करते थे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मोशन वाले, जो बोट चलती थी पानी में, अपस्ट्रीम मोशन और डाउनस्ट्रीम मोशन। तो उसमें कई बार आपने देखा होगा कि ये बोला जाता था कि स्पीड ऑफ करंट, वो करंट का मतलब क्या होता है, जो लहर होती है ना, जो पानी की लहर होती है उसको करंट बोलते हैं। पानी की लहर को करंट बोलते हैं। तो करंट का मतलब क्या है, एनीथिंग विच फ्लोज इज नोन एज करंट। जो भी चीज फ्लो करती है उसको बोलते हैं करंट, यानी कि एनीथिंग विच इज इन मोशन इज नोन एज करंट। तो मैंने बोला, एक तो हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो व्हेनेवर चार्जेस आर इन रेस्ट, तो रेस्ट में जब चार्जेस होते हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। whenever charges are in motion, जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए? ठीक है, क्लियर है? यस सर। whenever charges are in motion, तो मोशन में जब चार्जेस होते हैं उन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से एक नई टर्म डेवलप हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हम जानते हैं कि
चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो वही आगे डिफाइन कर रखा है कि क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया held perpendicular to the direction of flow of charge is defined as the amount of charge flowing across that area per unit time। जैसे मान लीजिए हम जनरली करंट फ्लो करने की बात करते हैं, तो जब हम करंट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि करंट को कभी जब फ्लो करवाया जाता है तो किसी न किसी वायर के थ्रू फ्लो कराया जाता है। तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे ये एक वायर है, सिलेंड्रिकल लेते हैं वायर की शेप को हमेशा, तो जैसे ये एक वायर है और इस वायर में से जो करंट है वो इसका जो एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, 90 डिग्री पर जा रहा है जो चार्जेस का फ्लो है, फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस अगर किसी कंडक्टर के, कंडक्टर क्या है यहाँ पर, कंडक्टिंग वायर, तो चार्जेस अगर किसी भी कंडक्टर के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसके 90 डिग्री, उसके परपेंडिकुलरली अगर फ्लो ऑफ चार्जेस हो, अगर चार्जेस परपेंडिकुलरली फ्लो करें तो करंट को हम बोलते हैं, I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इस पूरे को ही लिमिट अगर हटाना हो तो इसी को मैं क्या कहता हूँ, डेरिवेटिव, यानी कि डी क्यू बाई डी टी। तो करंट की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन टाइम। अब आगे लिखा है इफ द करंट इज स्टेडी। अगर करंट स्टेडी है, स्टेडी मतलब फिक्स है कि करंट की इतनी ही वैल्यू है, वो वैरी नहीं कर रहा है करंट के, कभी करंट कम कभी करंट ज्यादा, तो अगर वो स्टेडी है तो स्टेडी के केस में, मतलब स्टेशनरी करंट के केस में मैं बोलूंगा I इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन स्मॉल t, चार्ज पर यूनिट टाइम। ये होता है करंट। समझ गए जी? इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। उसके बाद अगला Yes, है, sir. हाँ जी, अगला है डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट्स। अब कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करता हूँ, तो इसमें क्या है, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसमें क्या है अंतर जरा बताते हैं। हम अभी पहले वाले चैप्टर में एक चीज पढ़कर आए हैं कि कन्वेंशनली जो है वो चार्ज जो है वो हमेशा फ्लो करते हैं, तो चार्ज हो गए पॉजिटिव चार्ज और चार्ज हो गए नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो कन्वेंशनली मैं ये बोलूंगा कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। देखिएगा कन्वेंशनल करंट पेज नंबर 1 पर, इस चैप्टर 3 के पेज नंबर 1 पर सबसे नीचे लिखा हुआ है, बाय कन्वेंशन the direction of motion of positive charges is taken as the direction of electric current। तो कन्वेंशन का मतलब क्या है कि ऐसा रूल मान लिया गया कि पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उसको हमने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मान लिया। कैसे? अगर मानो कि कोई मेरे पास ऐसे कंडक्टर है, ये और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज ये है और एक पॉजिटिव चार्ज ये है। ये इस तरह से अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो मैं ये बोलूंगा ये वाली जो डायरेक्शन है ना बेटा, ये हो गई कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट का मतलब कि जो रूल के हिसाब से, कन्वेंशन के हिसाब से, जो नियम से चला आ रहा है कि वो पॉजिटिव चार्जेस का जो फ्लो है वो जिस डायरेक्शन में हो रहा है पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो, हम उस डायरेक्शन को ही करंट की डायरेक्शन मानते हैं। लेकिन अब एक चीज और है भाई, पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो करेंगे तो नेगेटिव चार्ज भी तो फ्लो करेंगे। नेगेटिव चार्ज कौन सा रुकने वाला है? तो हमने कहा कि फिर से एक कंडक्टर लो आप, और आप ये कहो कि नेगेटिव चार्ज भी तो फ्लो करेंगे। तो मैंने ये इस तरफ फ्लो होते हुए इस वजह से दिखाए हैं क्योंकि मैं पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ फ्लो होता हुआ दिखा रहा हूँ, तो नेगेटिव को उसकी उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ दिखाऊंगा। ठीक है। तो हम ये कहेंगे जब नेगेटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो
नेगेटिव चार्जेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जैसे मशीन होता है ना मशीन, तो मशीन की वजह से, अगर मशीन को, मशीन वाला जो होता है, मशीन से हमारा एक टर्म बनता है मैकेनिक, मैकेनिक कि मशीन को पर काम करने वाला जो आदमी होता है उसको बोलते हैं मैकेनिक। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसकी वजह से जो करंट डेवलप होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये मेरी बात समझ में आ गई यस सर। है ना? तो अगर यस कोई भी, सर। जैसे ये कहते हैं ना कि कोई भी डिवाइस है, हम बोलते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या है कि एनी डिवाइस व्हिच वर्क्स एज पर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के प्रिंसिपल की वजह से ही काम कर रहा है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ पर होगा? इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के हिसाब से। इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन ये, अगर इधर फ्लो कर रहे हैं तो ये। हमारा टॉपिक ये था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट में बेसिक डिफरेंस दो हैं। पहला कि जो इसका फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्जेस का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है वो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है। जो नेगेटिव चार्जेस का डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन होता है। और कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ये सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट तो हमने देख ली थी, एम्पियर होती है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक नंबर का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर पेज नंबर 2 पर मेंशन कर रखा है। ये वाला जो है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो इसमें इतना सा आपको लिखना जरूर है कि ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है। रीजन में मैं बता रहा हूँ क्या है। ऑल्दो इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मुझे मालूम है कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब उसकी वैल्यू भी होती है और उसका डायरेक्शन भी होता है, yet it is a scalar quantity। उसके बावजूद ये एक स्केलर क्वांटिटी है। रीजन, this is because the laws of ordinary algebra are used to add electric currents and the laws of vector addition are not used। बस इतना ही लिखना है आपको एक नंबर में कि जब भी मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक करंट में एडिशन के लिए लॉ ऑफ, नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा जो होते हैं सिर्फ वही काम आते हैं। हमें वहां पर वेक्टर एडिशन का जो होता है ना तरीका, वो ऐड नहीं, वो यूज नहीं करना पड़ता। विदाउट यूजिंग लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन हम नॉर्मली अलजेब्रा के रूल्स के हिसाब से कि 2 + 3 5, 5 + 4 9, हम वो वाला रूल यूज करके इलेक्ट्रिक करंट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जी, पेज नंबर 2 पर ही बिल्कुल नीचे जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करने से पहले पहले इसके मैं 2-4 न्यूमेरिकल देखूंगा। तो न्यूमेरिकल्स आप लोग नोट करें, वो मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं करे हैं। न्यूमेरिकल्स आप नोट करिएगा, छोटे ही न्यूमेरिकल आते हैं इसमें, ज्यादा ज्यादा टफ वाले न्यूमेरिकल नहीं आते। और आपको मुश्किल मुश्किल भी नहीं लगेंगे, वो वाले जो है इलेक्ट्रिक करंट वाले न्यूमेरिकल आप 10th में कर भी चुके हो, आसान। मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए एक दो फंडे तो ऐसे हैं जो आपको पता होंगे। जैसे हमने ये कहा कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने बोला कि 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मान लो कोई वायर है, उस वायर के अंदर हमने बोल दिया कि 50 इलेक्ट्रॉन्स, 50 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो ये बोला जाए अगर आपसे कि आप ये बताइए कि उस वायर में टोटल चार्ज कितना होगा, तो एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को शायद पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताएंगे कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। -19। ठीक है, ये तो याद होगा। इसी तरह से Yes, अगर sir. एक वायर है, उस वायर के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चार्ज ऑफ 50 इलेक्ट्रॉन्स, 50 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हो जाएगा? 50 इंटू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम।
तो ये जो होता है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोल देते हैं स्मॉल एन, और ये जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का, इसको बोल देते हैं स्मॉल ई। ठीक, और टोटल चार्ज को बोल देते हैं कैपिटल क्यू। तो ये रिलेशन होता है कैपिटल क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। याद है, एक रिलेशन होता है कैपिटल क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, यस है ना। अच्छा, अब बस यही चीज आपको ध्यान रखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, हो जाएंगे वो। देखिए, एक न्यूमेरिकल है, शो दैट, यहाँ लिख रहा हूँ, show that 1 ampere, show that 1 ampere is equivalent to a flow of, is equivalent to a flow of 6.25 into 10 की power 18, 6.25 into 10 की power 18 elementary charges per second, एलिमेंट्री चार्जेस पर सेकंड का मतलब क्या है कि उन्होंने बोला है कि 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू अ फ्लो ऑफ इतने एलिमेंट्री चार्जेस मतलब इतना कूलम चार्ज होगा, ये मेरे को शो करना है। तो 1 एम्पियर यानी कि क्या दे रखा है, गिवन करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है, और एलिमेंट्री चार्जेस दे रखा है, यानी कि कैपिटल क्यू की वैल्यू दे रखी है बेटा 6.25 इनटू 10 की पावर 18 कूलम, ये दे रखा है। अच्छा, शो दैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू अ फ्लो ऑफ इतना, ठीक। अच्छा, और बोला क्या है, ये बोला है कि पर सेकंड का मतलब क्या है कि एक सेकंड में कितना, तो टाइम कितना दे रखा है, 1 सेकंड दे रखा है, ठीक है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ इतने एलिमेंट्री चार्जेस पर सेकंड, ठीक है। हम ये कहेंगे Q is equal to NE upon T। अच्छा, इतना एलिमेंट्री चार्जेस, ये इसको हटाइए। एलिमेंट्री चार्जेस का मतलब क्या है कि मतलब चार्ज के कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब कुल मिलाकर ये बोला है उन्होंने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है। शो दैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू अ फ्लो ऑफ इतने एलिमेंट्री चार्जेस पर सेकंड के, इतने चार्जेस, इतने एलिमेंट्री मतलब सबसे छोटा चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, कि इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ये चीज प्रूव करनी है। तो E की वैल्यू हो गई 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मेरी बात समझ गए कि नहीं, वो क्यों नहीं है, हाँ जी यस सर। समझ गए। तो वो पूछ रहे हैं कि इतने यस एलिमेंट्री चार्जेस मतलब सबसे छोटा एलिमेंट्री चार्ज, सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो वो बोल रहे हैं कि 1 एम्पियर में 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं, तो मुझे n की वैल्यू इसके बराबर प्रूव करनी है। तो Q होता है Ne एंड I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I दे रखा है 1, Q की जगह लिखिए n E और T दे रखा है 1। इसका मतलब क्या हो गया, Ne इज इक्वल टू 1, इसका मतलब n मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू 1। तो यहां से n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये ऊपर चला गया, तो 10 की पावर 19 अपॉन 1.6 पॉइंट गया, ऊपर आ गया 10। आप क्या करो, आप यहां से 2 जीरो और ले लो,
ये हो गया 10 तो था ही, 2 जीरो और ले लिए तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 17 अपॉन 16, 16 से करोगे भाई, 16 6 96, 100 माइनस 96 कितना हो गया 4, 40 आ गया, 40 मतलब 16 टू 32, 40 माइनस 32 कितना हो गया 8, पॉइंट लगा के 1 जीरो आ जाएगा, 80 16 5 जा 8, 62.5 into 10 की पावर 17, अगर इसको मैं 6.25 कर दूं तो ऑटोमेटिकली 10 की पावर 18 बन जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स और एलिमेंट्री चार्जेस। बोलिए क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? चलिए जी अगला देखते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, और जो ये वाला क्वेश्चन है ये सीबीएसई में आ चुका है 2002 में, हालांकि आया तो बहुत पहले है, लगभग 18 साल हो गए, ठीक है, लेकिन आ चुका है एक बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैंप in 1 minute, 1 minute, comma, if the current is 300 milliampere, if the current is 300 milliampere, कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं इसको। देखिएगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n पूछा जा रहा है, e की वैल्यू मुझे मालूम है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। 1 मिनट यानी कि टाइम की वैल्यू दे रखी है, 1 मिनट का मतलब हो गया 1 into 60, यानी कि ये हो गया बेटा 60 सेकेंड्स, ये टाइम की वैल्यू हो गई। करंट कितना दे रखा है 300 मिली एम्पियर, आई दे रखा है 300 into 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, ये कितना हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 0.3 एम्पियर। यहाँ तक बताइए समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, और ये पूछ रहे हैं हमसे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो I की वैल्यू हो गई, Q की वैल्यू होती है NE अपॉन T, तो I है 0.3 इज इक्वल टू N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 और टाइम दे रखा है 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब देखिएगा, यहाँ पॉइंट गया तो नीचे 10 आया, यहाँ पॉइंट गया तो नीचे 10 आया, एक 10 से एक 10 कैंसिल, इसको इधर ले आओ, n मल्टीप्लाइड बाई 16 into 10 की पावर माइनस 19 और 3 into 60, ये हो गया 180, तो n की वैल्यू हो गई बेटा 180 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर, सॉरी डिवाइड बाई 16 into 10 की पावर माइनस 19, माइनस 19 को ऊपर ले जाओ, 180 into 10 की पावर 19, 10 की पावर 19 अपॉन 16, इसको मैं क्या करूंगा, ये मैं इसी तरीके का कैलकुलेशन अभी अभी करके आया हूं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, मैं इसमें ऊपर मुझे 1000 चाहिए और नीचे मुझे 16 चाहिए, तो बड़े आराम से मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, 180 तो अपनी जगह है ही, और 10 की पावर 19 को मैं लिखूंगा 1000 इंटू 10 की पावर 16, और डिनोमिनेटर में क्या है 16, तो ये ऊपर हो गया 62.5, यहां से पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, एक जीरो से 18 का एक जीरो कट गया, 18 को इसमें मल्टीप्लाई करो, 18 5 जा 90, 9 कैरी
18 to 36, 36 और 9 45, 4 carry, 18 6 108, 108 और 4 112, 50 into 10 की पावर 16, तो 1 2 3 4, इसको 4 डेसिमल इधर ले आओ और यहाँ 4 वैल्यू बढ़ा दो, तो 1.125 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। बताइए क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, 1.125 Yes, sir. into 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन है 2015 में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा और इस पर स्टार बना लेना आप जहां भी नोट कर रहे हैं, स्टार बनाकर लिखिएगा। फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ करंट टू, फिगर shows a plot of current I, shows a plot of current I through the cross section of a wire, through the cross section, through the cross section of a wire over a time interval of 10 seconds, over a time interval of 10 seconds. Full stop. Find the amount of charge that flows through the wire. Find the amount of charge that flows through the wire. Find the amount of charge that flows through the wire during this time period. During this time period. ठीक, अब जरा डायग्राम देखिएगा। क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा है लेकिन कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। डायग्राम देखिएगा, इसमें क्या दे रखा है कि वाई एक्सिस पर तो दे रखा है करंट आई, और आई की यूनिट होती है एम्पियर, तो ब्रैकेट में एम्पियर लिख दिया। एक्स एक्सिस पर है टाइम, तो टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो ब्रैकेट में सेकंड लिख दिया। उन्होंने बोला कि 5 सेकंड में ऐसा दे रखा है फिगर, 5 सेकंड में करंट की वैल्यू भी 5 एम्पियर हो गई, और फिर आगे अगले 5 सेकंड तक भी ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ये दे रखा है मेरे को फिगर, आप समझ गए? इसमें क्या हुआ कि ये तो जीरो है, तो जब टाइम जीरो था तो 0 से 5 सेकंड तक बढ़ते 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 करंट की वैल्यू भी 0 से 5 एम्पियर हो गई। 5 सेकंड में करंट बढ़कर 5 एम्पियर हुआ, और फिर 5 से 10 अगले 10 सेकंड में करंट की वैल्यू फिक्स रही 5 एम्पियर। ये समझ में आ गया? यस बात सर। समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ, अब जरा देखिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ये तो फिगर दे रखी है, ग्राफ दे रखा है दोनों के बीच में। अब देखना है find the amount of charge that flows through the wire during this period. Amount of charge that flows through the wire. तो आप सीधा सीधा देखिएगा कि मुझे एक चीज मालूम होती है कि अगर करंट की बात करूं तो करंट होता है Q/T, यानी कि चार्ज क्या हो जाएगा I into T। ठीक है, और कभी भी अगर मान लीजिए मेरे को दे रखा है करंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है, तो अगर टोटल चार्ज आपसे पूछा जाता है तो आप लिखेंगे बेटा 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज हुई है, बस ये किसी का कॉल आ रहा है।
हाँ, ये 1 मिनट के कॉल कटने के बाद ना अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। हाँ सक्षम, थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ, क्लास चल रही है। थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ बेटा, क्लास चल रही है। हाँ देखिएगा, अब जो चार्ज है Q इज इक्वल टू आई टी होता है। अब ये आपको याद रखना है कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ। एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ, ये टोटल चार्ज होता है। तो एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको देखूंगा तो ये राइट ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ इसका बेस कितना हो गया, राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 5 पहली चीज तो ये होगी, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, ये कितना है 5, और ये कितना है, ये भी 5 है। तो 5 इंटू 5, 25/2 प्लस 25। तो 25 प्लस 25 पूरा 50/2, तो ये हो गया 75/2, 37.5 कूलम्स। बताइए जी, समझ में आ गया। यस सर। तो करंट में चार्ज में जो रिलेशन है उस पर छोटे से छोटे ही न्यूमेरिकल आते हैं, बस यही न्यूमेरिकल्स हैं, इसके अलावा कोई टाइप नहीं है। तो 3 तो ये न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बाद फिर ईएमएफ, और एक होता है इलेक्ट्रिक करंट और मैकेनिकल सिस्टम की एनालॉजी, ये वाला टॉपिक। और फिर आगे आपका रेसिस्टेंस वगैरह, ये सब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कराता हूँ। नोट्स आपको वही क्लास से पहले मैं आपको भेज दूंगा, तो आप लोग नोट्स अपने बिल्कुल प्रॉपरली कंप्लीट करते चलो, ठीक है। चलिए जी, फिर नेक्स्ट क्लास आपकी परसों होगी। हाँ जी, थैंक यू सर, बाय सर। गुड नाइट सर। ओके जी, गुड नाइट, गुड नाइट।